हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज इसी चैप्टर पर बना दिया है, वो हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो 2 वीडियोज मिल जाएंगे। आईसीएससी बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप वहां जाकर वो 2 वीडियोज देख लें ताकि ये वाले वीडियो में सारे कंटेंट और कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सेल डिवीजन को समझने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ के टॉपिक से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अंतिम टॉपिक ये बताया था कि कैन सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली, क्या सेल साइकिल हमेशा होता रह सकता है? तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को नहीं के रूप में दिया था और उसे समझाया भी था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर हम लोग सेल डिवीजन शुरू करेंगे। अगर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से नए नए स्टेम्स बनना शुरू होते हैं और उन स्टेम्स में नए नए पत्तियां या और फर्दर ब्रांचेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इन ग्रोइंग रीजन्स को, वो प्लेस या वो पॉइंट जहां पर इस तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है, इन रीजन्स को हम लोग मेरिस्टेम्स कहते हैं। मेरिस्टेम्स बेसिकली एक ऐसा एक्टिव रीजन होता है प्लांट में। मान लीजिए ये मेरिस्टेम रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेम्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर को पढ़ा है, उसमें प्लांट्स के 2 टाइप के टिश्यू के बारे में बताया गया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वो टिश्यू होते हैं जिनमें सेल्स एवर ग्रोइंग होते हैं, यानी हमेशा यहाँ इस रीजन में सेल्स हमेशा बनते रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सेल्स एट ग्रोइंग रीजन्स कॉल्ड मेरिस्टेम्स डिवाइड रैपिडली। तो प्लांट सेल में ये कई जगह होता है, लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी। ये 3 टाइप का फर्दर होता है, लेटरल, इंटरकैलरी और तीसरा एपिकल। इसमें बहुत डिटेल्स में आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा, मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को करवा देता हूं। ये 3 टाइप जो बनाए गए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इन टाइप्स के बेसिस इनके रीजन है। एपिकल मतलब टॉप, एपिकल वर्ड बना है एपेक्स से। एपेक्स का मतलब होता है टॉप या टिप। तो प्लांट में जितना भी टिप वाला पोर्शन है, जैसे ये देखिए, ये पोजीशन टिप या टॉप कहलाता है। उसी तरीके से यहां आप देख रहे हैं, इन रीजन्स को एपिकल रीजन कहते हैं। बात करें लेटरल की, एक स्टेम को देखें तो स्टेम लेटरली इस तरीके से जो ग्रो करता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चलते करता है। एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी। प्लांट्स के बीचों बीच ये पॉइंट जो आपको दिख रहे होते हैं, इन पॉइंट्स को नोड कहा जाता है। नोड के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को इंटर नोड कहते हैं और इंटर नोड में ही हो रहा होता है जो ग्रोथ, उस ग्रोथ का कारण है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप कि आपको ये रिव्यू या रिवीजन समझ में आ गया होगा और आप रिकॉल भी कर लिए होंगे अपने दिमाग में टिश्यू चैप्टर के इन पॉइंट्स को। यही वो प्लेसेस हैं जहां से प्लांट्स में सेल का ग्रोथ होता है। तो दे प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स। मेरिस्टेम्स के चलते ही नए लीव्स बनते हैं, बड्स बनते हैं और फ्लावर बनते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। एनिमल्स में सेक्स सेल्स को जर्म सेल्स भी कहते हैं। अगर बात करें एनिमल्स की, तो इन एनिमल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी फीमेल्स में, टेस्टिस मेल्स में। जर्म सेल के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लीजिए कि फीमेल्स में ओवरी नाम का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहां पर उनका जर्म सेल प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से बात करें मेल्स में, तो मेल्स में टेस्टिकल्स या टेस्टिस हैं, वहां पर सेक्स सेल्स या गैमेट्स फॉर्म होते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में जर्म सेल्स ओवरी और एंथर में बनते हैं। ओवरी फ्लावर का एक पार्ट है, कुछ ऐसा दिखता है, और एंथर
इस वाले पार्ट को कहते हैं। कुछ ऐसा दिखता है और ये एक फ्लावर है, फ्लावर को ऐसे मान लीजिए। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, खैर बहरहाल यहाँ समझने के लिए है। तो इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं एंथर्स। यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्म होता है प्लांट्स में, और इस रीजन को बोलते हैं ओवरी। यहाँ पर फीमेल जर्म सेल या गैमेट्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स में। These cells undergoes meiosis to form gametes। अभी हम लोग पढ़ने वाले ये मियोसिस क्या है। यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है उस सेल के डिवीजन के टाइप्स को मियोसिस कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ स्टूडेंट्स, क्या हो अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए। मैंने यहाँ लिखा है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कंटिन्यूज एंड इट कैन फॉर्म ट्यूमर्स। अगर सेल साइकिल कंटिन्यूअसली होता रहे, यानी सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता रहे, अनकंट्रोल्ड वे में होता रहे, तो एक टाइम के बाद शरीर के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर वो अनकंट्रोल्ड सेल्स जो हैं एक खास तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिन्हें हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर आगे चलकर कैंसरस भी हो सकता है। अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो इस तरह से जो सेल बनते हैं या सेल के ग्रुप बनते हैं और शरीर में एक गांठ का रूप ले लेते हैं, इन्हीं गांठ को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। इन ट्यूमर्स को फर्दर दो टाइप में पढ़ सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज बेनाइन। ये आमतौर पर डेंजरस नहीं होते, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, शरीर के दूसरे पार्ट में नहीं फैलते, एक ही जगह बेसिकली ये लिमिटेड होते हैं और आमतौर पर इसे सर्जरी से निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये ट्यूमर हमारे लिए बहुत डेंजरस नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है जिसे हम लोग मैलिग्नेंट कहते हैं, मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर ये कैंसरस हो जाते हैं। बेनाइन की तुलना में मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये मेटास्टैटिक हो सकते हैं। मेटास्टैटिक का मतलब होता है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाना। लेट्स से कि आपके लिवर में एक ट्यूमर बना है, एक गांठ बनी है, यानी यहाँ पर सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लगा है और ये यहाँ से फैल के कहीं और या किसी और रीजन में चला जाए, जैसे कि हड्डियों में यानी बोन्स में। तो इसी टाइप के ट्यूमरस बिहेवियर को कैंसर कहते हैं और ये कैंसर हमारे लिए डेडली होता है, इवन इससे जान भी जा सकती है। और मेटास्टैटिक कैंसर का अभी तक कोई खास इलाज हमारे पास नहीं है। हम लोग मेडिकली ट्राई तो करते हैं लेकिन बहुत ही सक्सेसफुली उसका कोई क्योर या उसका कोई इलाज नहीं है। आई होप कि आपको ट्यूमर के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए वो क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आपके बुक में एक पॉइंट में इसे खत्म किया गया है, अनकंट्रोल्ड non-stop cell cycles may lead to tumorous that may or may not be cancerous। ये may और may not be cancerous का मतलब है एक बेनाइन फेज में रह सकता है ट्यूमर और दूसरा कैंसरस फेज में जा सकता है, या मैलिग्नेंट फेज में जाने वाला ट्यूमर हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब समझते हैं सेल प्रोडक्शन वर्सेस सेल डेथ को। तो जब हम लोग बच्चे होते हैं यानी हमारे चाइल्डहुड में मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड देन डाइंग, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, यानी हमारे बॉडी में इस समय ज्यादा सेल्स बन रहे होते हैं और कम सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, यानी हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, हम बढ़ रहे होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा बॉडी का शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है। बात करें एडल्टहुड की, व्हाट इज एडल्टहुड? बर्थ से लेकर 18th ईयर्स तक होने को हम लोग चाइल्डहुड ही कहते हैं या कभी कभी इसे एडोलेसेंस भी कह दिया जाता है। एक बार ये चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज समझ लिया जाए। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी से पहले का समय, ये पीरियड चाइल्डहुड कहलाता है। इसमें हम लोगों को लोग चाइल्ड कहकर पुकारते हैं, बॉय हो या गर्ल हो वो चाइल्ड ही कहलाता है। प्यूबर्टी मतलब जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाते हैं, जिसके बारे में आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी इस एज को एडोलेसेंस भी कहते हैं और आप कहलाते हैं एडोलेसेंट। तो प्यूबर्टी मीन्स 10 to 12 ईयर्स, डिपेंड करता है किसी के बॉडी में 10 ईयर, किसी के बॉडी में 11 ईयर,
ये एक लगभग रेंज है। तो 10 to 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक आप एडोलेसेंट यानी रिप्रोडक्टिव फेज आपका ऑन हो रहा होता है, और इस एज के बाद यानी 18 प्लस होने पे आपको कहा जाता है एडल्ट। एडल्टहुड में हमारे बॉडी में सेल के प्रोडक्शन उतने ही होते हैं जितने सेल्स का डेथ होता है, यानी इस समय बॉडी का साइज स्टेबल होता है। जितना सेल बना, जितना सेल फॉर्म हुआ, उतना ही सेल खत्म हुआ। तो यानी इस समय एक इक्विलिब्रियम या एक संतुलन का फेज होता है, बॉडी साइज स्टेबल होती है। बात करें ओल्ड एज में, तो फ्यूअर सेल्स प्रोड्यूस देन डाइंग। सेल के बनने की तुलना में सेल का डेथ ज्यादा हो रहा होता है। ओल्ड एज को हम लोग सेनेसेंट फेज भी कहते हैं, और इसके बाद हमारा हो जाता है डेथ। हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि सेल का जो ग्रोथ है वो बहुत मिनिमल हो गया, बहुत कम हो गया, और सेल के खत्म होने का रेट काफी बढ़ गया, और इसी फेज को हमारे लाइफ साइकिल का अंतिम फेज भी समझा जाए या समझना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो है हमारा सेल डिवीजन। समझते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है, कितने सारे फेजेज हैं और उनमें क्या क्या प्रोसेस शामिल है। तो आइए अब समझ लेते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन बेसिकली क्या होता है? जब एक पेरेंट सेल टूटकर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। भाई माइटोसिस क्या है? इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड सेल्स। व्हाट इज डिप्लॉयड सेल्स? ऐसे सेल्स जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n के फॉर्म में रहें, यानी पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। अगर 2n टाइप के, 2n मीन्स पेयर में होते हैं, पेयर वाले क्रोमोसोम्स के सेल अगर फॉर्म हो जाते हैं तो उन सेल्स को डिप्लॉयड सेल कहते हैं। डिप्लॉयड सेल बेसिकली वैसे सेल हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के नंबर के इक्वल होता है। बात किया जाए माइटोसिस के यूज का, तो इट इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी में कहीं अगर रिपेयर की जरूरत है तो ये रिपेयर माइटोसिस प्रोसेस से ही पूरा होता है, यानी माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन से पूरा होता है, या हमारे बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है ये भी माइटोसिस से ही हो रहा है। ओवरऑल समझिए तो पूरे बॉडी में सेल डिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है यही माइटोसिस ही है। इसी माइटोसिस से हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट एवरी सेल डिवाइड हो रहा होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सेल्स माइटोसिस नाम के डिवीजन से ही हो रहे होते हैं। सेकेंड वन इज मियोसिस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स। बात करें मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज हैप्लॉइड सेल्स? अगर पेरेंट सेल की तुलना में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाए यानी हाफ हो जाए, तो इस टाइप के सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। हैप्लॉइड मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, 2n से n हो जाना। यानी अगर हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हैप्लॉइड सेल्स में मात्र 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इसका एग्जांपल है स्पर्म्स और एग। मियोसिस से ही स्पर्म्स और एग फॉर्म होते हैं। हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्हें हम मेल में स्पर्म कहते हैं, फीमेल में एग कहते हैं। तो इस एग और स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? तो आप क्या कहेंगे? मियोसिस से। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स किस टाइप के सेल डिवीजन से होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर मियोसिस होना चाहिए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग जो भी ऑर्गन्स हैं, उनमें किस तरह का सेल डिवीजन हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोसिस। आई होप कि आपको मियोसिस और माइटोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं माइटोसिस को और बेहतर तरीके से, क्योंकि माइटोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और समझने लायक प्रोसेस है। बात करें माइटोसिस के डिवीजन की, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। वर्ड आइडेंटिकल मैंने आप लोगों को अर्ली वीडियो में भी बताया है, अभी फिर से बता देता हूं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम एग्जैक्ट रेप्लिका, यानी इसे हम लोग क्लोन भी कह सकते हैं, मतलब हूबहू एक जैसा।
तो एक पेरेंट सेल माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और एकदम आइडेंटिकल, जिस तरह का ये सेल होगा उसी तरह का ये दोनों सेल भी होगा। बात करें की फीचर के बारे में, तो क्रोमोसोम्स का नंबर इसमें कांस्टेंट होता है। अगर पेरेंट के पास 2n क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल्स के पास भी 2n के नंबर में ही क्रोमोसोम्स होंगी। अब हम लोग समझते हैं फेजेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली 2 फेज का होता है, या कह दें कि माइटोसिस अकर्स इन 2 मेन स्टेप्स। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अगर इन दोनों वर्ड्स को समझा जाए तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मैं आप लोगों को एक और वर्ड बता दूं, आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहां पर वर्ड यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? यहां पर यू मतलब ट्रू होता है और कैरियोटिक में वर्ड कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। मैं आपको ये वर्ड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कैरियो को समझ सकें। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? अ सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। अ सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। मुझे बेसिकली आपको यहाँ वर्ड कैरियो समझाना था, इसलिए मैं आपको इस वर्ड के द्वारा आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आपने ये शब्द पहले भी सुन रखा है। तो यहाँ क्या है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन। दूसरा वर्ड क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल। साइटो मीन्स सेल। तो माइटोसिस बेसिकली 2 स्टेप्स में होने वाला सेल डिवीजन है। पहले स्टेप में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन आफ्टर पूरे सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के ही डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और पूरे सेल के डिवाइड हो जाने को, यानी एक सेल से कंप्लीट 2 सेल बन जाने को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन आफ्टर पूरे सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो अब इसे समझते हैं कि कैरियोकाइनेसिस कैसे हो रहा है और कैरियोकाइनेसिस का भी फर्दर और फेजेज होता है। तो आइए हम समझते हैं कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। इस वीडियो से पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को इंटरफेज के बारे में बताया कि सेल कैसे प्रिपेयर हो रहा होता है अपने डिवीजन के लिए। ये 3 इंटरफेज 3 स्टेप्स में होते हैं, G1, S एंड G2। G1 का मतलब है फर्स्ट ग्रोथ, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज एंड G2 स्टैंड फॉर सेकेंड ग्रोथ फेज। इन तीनों फेज में सेल प्रिपेयर हो रहा होता है, यानी सेल अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा होता है डिवीजन के लिए, क्योंकि सेल डिवीजन एक मामूली प्रोसेस नहीं है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म और जितने भी सेल का इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होना होता है। तो आप सोच के देखिए कि जीन्स, डीएनए कितना बड़ा होता है, उसका कंप्लीट रेप्लिकेशन करना एक कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसलिए सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है इंटरफेज में। इंटरफेज को कई बार रेस्टिंग फेज से डिनोट किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट सही मीनिंग में सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता है। इवन सेल बहुत ही ज्यादा एक्टिवली अपने सारे कंटेंट, अपने सारे मटेरियल को तैयार कर रहा होता है। तो इस फिगर में आप देखिए कि इंटरफेज में कोई खास चेंज आपको सेल के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन सेल बहुत ही ज्यादा एक्टिवली सिंथेसाइज कर रहा होता है, डीएनए को बना रहा होता है। तो इंटरफेज में बेसिकली सेल अपने सारे मटेरियल को तैयार कर रहा होता है ताकि वो सेल का डिवीजन कर सके। अब हम लोग कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीजन को एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं। इट हैज 4 फेजेज। इसके 4 फेज होते हैं। इसे मजाकिया अंदाज में आप पी मत से समझ सकते हैं। पी मत, हम लोगों को कभी भी पीना नहीं चाहिए, तो मैं आप लोग सबसे कह रहा हूं कि पी मत। तो इसका क्या मतलब होता है? P स्टैंड फॉर प्रोफेज, M स्टैंड फॉर मेटाफेज, A स्टैंड फॉर एनाफेज एंड T स्टैंड फॉर टेलोफेज। इन्हीं 4 फेजेज के बाद कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाता है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन पूरा हो जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फेज जिसका नाम है प्रोफेज। इसमें आखिर क्या क्या हो रहा होता है या कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं। प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट, thick and visible. If you want to see a chromosome inside the cell, you must have to wait until prophase starts. प्रोफेज के शुरू होते ही आपको क्रोमोसोम्स दिखना
शुरू हो जाएंगे, यानी क्रोमैटिन फाइबर थिक कंडेंस होकर इस तरह का रूप ले लेते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के रूप में आ जाते हैं। ऑलरेडी डुप्लीकेटेड टू क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंड एट सेंट्रोमियर। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि क्रोमोसोम्स अपने ही जैसा एक और आर्म क्रिएट कर लेता है, जिसे हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहा जाता है इन्हें, जो कि सेंट्रोमियर नाम के एक रीजन से कनेक्टेड होता है। ये सेंट्रोमियर है और ये दोनों आर्म कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंट एट सेंट्रोमियर, ये लाइन क्लियर हुआ। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। मैंने आपको अर्ली वीडियोज में सेंट्रियोल के बारे में बता रखा है। आइए एक क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। न्यूक्लियस के पास का एक रीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स के अंदर अगर आप देखें तो दो ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो बेसिकली सेंट्रोजोम डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर दो सेंट्रोजोम बन जाता है, यानी एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल, तो दो सेंट्रोजोम मीन्स फोर सेंट्रियोल्स। फोर सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, दो एक साइड और दो एक साइड। देन आफ्टर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स फॉर्मिंग। स्पिंडल फाइबर इन्हीं सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेंट्रियोल से बाहर आने लगते हैं। तो प्रोफेज में अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम्स शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, विजिबल हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड जो कि पहले से बन चुके थे वो सेंट्रोमियर पे आके ज्वाइंट हो जाते हैं। बात करें एनिमल सेल के बारे में, ये सेंट्रियोल्स दोनों साइड जाकर, यानी इन साइड्स को पोल्स कहते हैं, इन दोनों रीजन में पहुंचकर ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर निकालना शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पिंडल फाइबर? मैंने आपको अर्ली वीडियो में बता दिया है। स्पिंडल फाइबर एक माइक्रो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पर क्रोमोसोम से अटैच होने वाले हैं। तो इस तरह से सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर रिलीज करने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने यहाँ मेम्ब्रेन बना रखा है न्यूक्लियस की बाउंड्री, वो डिसअपियर हो जाती है। एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर। तो प्रोफेज में आप लोगों ने अब तक देखा कि क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट, थिक एंड विजिबल। ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड्स joined at centromere. Then after centrioles in animal cells move to opposite poles, spindle fibers start forming, nuclear membrane disappears. अगर यहाँ आप इस पिक्चर को देखें तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर पर दो क्रोमेटिड्स अटैच हो चुकी हैं। ये रहे सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल चले जाएंगे अपोजिट पोल्स में, अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, और यही रीजन पोल्स कहलाते हैं। पोल्स पर जाने के बाद ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर निकालना शुरू कर देते हैं और इन्हीं सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर कुछ ऐसा निकल रहा होता है कि वो स्टार लाइक अपीयर करता है, जैसे एक रेडिएटिंग स्टार, यानी एक चमकता सितारा या सन। इसीलिए इसे हम लोग एस्टर के नाम से बुलाते हैं। बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नाम का ऑर्गेनल नहीं होता है। यहाँ पाए जाते हैं MTOC। व्हाट इज MTOC? MTOC मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये न्यूक्लियर रीजन में पाए जाते हैं और यही MTOC यानी यही माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं या स्पिंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखने लायक बात यह है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, नो सेंट्रियोल या नो सेंट्रोजोम। अगर प्रोफेज को समझा जाए तो प्रोफेज को हम लोग दो पार्ट में बता सकते हैं। अर्ली प्रोफेज जिसमें दो क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़ रही हैं, एंड सेकेंड लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर निकल के क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच होने वाला है या अटैच होने की तैयारी में है। इतना तो आप समझ लें कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल चुके हैं और यहाँ MTOC द्वारा स्पिंडल फाइबर बनाया जा चुका है। सेकेंड फेज को मेटाफेज कहते हैं। इसमें सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे। सेल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो इस रीजन को हम लोग इक्वेटर भी कह सकते हैं, या इक्वेटर कह के डिनोट करते हैं।
यानी मिडिल ऑफ द सेल। सारे क्रोमोसोम्स मिडिल ऑफ द सेल में अलाइन हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर वाया सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली मेटाफेज में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर यानी मिडिल ऑफ द सेल, एंड ईच क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर वाया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में आकर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाते हैं। एक बात मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये धीरे धीरे इक्वेटर में आने के लिए चल पड़ते हैं, यानी धीरे धीरे अलाइनमेंट शुरू हो जाता है प्रोफेज में, लेकिन कंप्लीट अलाइनमेंट आपको देखने को मिलता है मेटाफेज में। पढ़ते हैं अपने थर्ड फेज के बारे में जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं क्या मतलब है? इस रीजन से क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे अलग हो जाते हैं, ऐसे बाइफरकेट या 2 पार्ट में टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर इन्हें अपनी ओर खींचता है और ये दोनों डिटैच हो जाते हैं इस रीजन से। यहाँ देखिए मैंने लिखा है क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। ये क्रोमैटिड्स जो हैं अब अपोजिट पोल की ओर जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थी ये सेपरेट हो जाती हैं। मूवमेंट हैपन ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच थे ये धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ने लगते हैं। अब जब ये सिकुड़ेंगे तो ये दोनों क्रोमैटिड अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, यानी अलग अलग पोल्स की ओर जाएंगे। एनिमल सेल में इसी फेज में यानी एनाफेज में ये जो सेल है इस सेल में आपको एक फरो दिखने को मिलता है। फरो मतलब ऐसा क्लीवेज, यानी सेल कुछ ऐसा हो जाता है। इस डिप को ही हम लोग फरो कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एट व्हाट स्टेज और फेज ऑफ सेल वी कैन सी अ फरो इन सेल मेम्ब्रेन और इन सेल, तो हम लोग आंसर करेंगे एनाफेज। याद रखने लायक बात यह है कि क्लीवेज या फरो सिर्फ एनिमल सेल में बनता है। आइए डायग्राम से इसे समझते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि कैसे क्रोमैटिड्स अलग हो गई हैं, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गई हैं बाय द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट मतलब सिकुड़ रहे हैं, और सिकुड़ने की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। इसी स्टेज को हम लोग अर्ली एनाफेज भी कह देते हैं। इसके बाद लेट एनाफेज में पूरी तरह से 2 अलग अलग पोल्स में ये क्रोमैटिड्स देखे जा सकते हैं, और ये रहा वो फरो। आप देख सकते हैं सेल में यहाँ एक क्लीवेज या एक ऐसे करके गड्ढा टाइप का बन गया है, ऐसा एक डेप्थ बन गया है। बात करें प्लांट सेल में तो एक डिफरेंस मैंने आपको MTOC बताया, यानी सेंट्रियोल की जगह डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ इंटरनली लेट एनाफेज में प्लांट सेल में इंटरनली सेल प्लेट बन रहा होता है। यहाँ पर फरो है तो यहाँ सेल प्लेट है। ये एक्सटर्नली बन रहा होता है तो ये इंटरनली बन रहा होता है। यही सेल प्लेट धीरे धीरे ग्रो करके धीरे धीरे बड़ा होके इन 2 प्लांट सेल्स को अलग करेगा। जिस तरह से ये जो फरो है यानी ये जो क्लीवेज है धीरे धीरे और शार्पन होके धीरे धीरे और अंदर आके इन्हें 2 सेल के रूप में डिवाइड करेगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि फेज वाइज प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सारे फेजेज यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये चारों फेज दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। लेकिन 2 बेसिक डिफरेंस क्या है, एक एनिमल सेल में सेंट्रियोल का होना और प्लांट सेल में सेंट्रियोल का नहीं होना। दूसरा, एनाफेज में आप लोगों ने यहाँ देखा कि ये एनिमल सेल आउटसाइड से यानी बाहर की ओर से डिवाइड कर रहा है, और ये प्लांट सेल इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहाँ सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ ये फरो फॉर्म हो रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फेज की ओर जिसका नाम है टेलोफेज। टेलोफेज में क्रोमैटिड पूरी तरह से अपोजिट पोल्स में जा चुके होते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो है वापस से थिन हो रहा होता है। आप याद करिए क्रोमोसोम्स थिन क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बना था। अब वापस ये क्रोमोसोम्स थिक से थिन हो रहा है, यानी अगेन इट फॉर्म्स क्रोमैटिन फाइबर। ये फिर से क्रोमैटिन फाइबर के रूप में बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स।
स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों अपीयर हो जाते हैं, और इस तरह टेलोफेज ही है वो लास्ट फेज जिसमें समझिए कि न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब टेलोफेज के बाद भी सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाकी है। साइटोप्लाज्म में ही तो सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनका भी तो डिवीजन उतना ही एसेंशियल है। तो इसी साइटोप्लाज्म के डिवीजन को या सेल के रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल के डिवीजन को हम लोग पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस में। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि टेलोफेज के एंड होते होते टेलोफेज के अंत तक साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। प्लांट सेल में अ सेल प्लेट इज लेड डाउन इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। जो इक्वेटोरियल प्लेन था वहां पर सेल प्लेट बनने लगता है, और यही सेल प्लेट पूरी तरह से डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं, और यहाँ ये फरो या ये क्लीवेज और डीपन होके और डीप होके दो नए डॉटर सेल्स को बनाती हैं। हम लोग थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस को समझ लेते हैं, क्योंकि टेलोफेज का एंड यानी साइटोकाइनेसिस की बिगनिंग। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। मैंने अभी बताया कि क्लीवेज, फरो, डीपेंस, सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स। लेकिन बात करें अगर प्लांट सेल की, तो इसमें सेल प्लेट फॉर्म होता है और ये ग्रोज आउटवर्ड। यानी अगर इस तरीके से देखें एक प्लांट सेल को, तो इसका जो सेल प्लेट बनना है अंदर से शुरू हुआ, तो ये बाहर की ओर बढ़ता है और इस तरह से सेल का डिवीजन हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं ये आउटवर्ड बढ़ता है, यानी सेल प्लेट बाहर की ओर बढ़ता है। आप देख सकते हैं ये अंदर से बनना शुरू हुआ था और बाहर की ओर ग्रो करता है। सेल प्लेट ग्रोज आउटसाइड, लेकिन फरो इनसाइड। फरो का ग्रोथ या डिपेंड किधर होता है? इनसाइड होता है। सेल प्लेट किस ओर बढ़ता है? आउटसाइड बढ़ता है। तो इस लाइन की मीनिंग आई होप आप लोगों ने समझ ली। ये जो ग्रोथ है वो आउटवर्ड होता है और फाइनली सेल दो नए डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। आई होप कि आपको आज का ये क्लास और इस क्लास में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।